बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 9 अक्टूबर 2025 की रात शायद अफ़गानिस्तान को कभी भी नहीं भूलेगी, जब पाकिस्तान के फाइटर जेट्स अफ़गानिस्तान के अंदर डीप इनसाइड द अफ़गानिस्तान काबुल तक पहुँचे और फिर काबुल की जो मुख्तलिफ़ गलियाँ थीं वहाँ पर पाकिस्तान के तैयारों की घन गरज की जो आवाज़ थी वो सुनाई दी, और उसके बाद फिर धमाकों की आवाज़ें आईं और फिर पाकिस्तान के इन तैयारों ने इंतहाई इम्पॉर्टेंट हाई वैल्यू टारगेट्स को चुन चुन कर मारा। नाज़रीन, इस ऑपरेशन के दौरान टीटीपी का जो सरगना है नूर वली महसूद, वो भी जहन्नुम वासिल कर दिया गया। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको इम्पॉर्टेंट 4 बड़ी जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं उसके ऊपर बड़ी डिटेल से डिस्कशन करेंगे। पहला कि एक्चुअली इस पूरी कहानी का पस मंज़र है क्या ज़रूरत पड़ गई कि पाकिस्तान को अपने तैयारे भेजकर वहाँ पर टारगेट्स को हिट करना पड़ गया, स्टेज यहाँ तक आया कैसे, ये सब कहानी पहले आपको हम थोड़ी सी ज़रूर बताएंगे। उसके बाद ये बताएंगे कि हमला प्लान कैसे हुआ, एग्जीक्यूट कैसे हुआ, इस हमले में एक्चुअली किस किस ने पार्टिसिपेट किया, इसके बारे में आपको बताएंगे। फिर हम बताएंगे कि ये जो नूर वली महसूद है ये एक्चुअली कौन था, ये किस तरीके से अस्करियत पसंदी में आया, तालिबान का पार्ट कैसे बना, तहरीक तालिबान का जो है सरगना कैसे बना, उसके एम्स क्या थे, उसको मारना क्यों इम्पॉर्टेंट था, इसके बारे में आपको बताएंगे। और सबसे आखिर में हम आपको ये बताएंगे कि आखिर क्या वजह हुई कि ये हमला 9 अक्टूबर की रात को ही किया गया। इसके पीछे भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है। लेकिन इससे पहले कि मैं इन तमाम चीज़ों की डिस्कशन में जाऊँ, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो नाज़रीन, चलते हैं अब प्रोग्राम की डिटेल डिस्कशन की तरफ। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे तारीखी पस मंज़र के, आखिर बात यहाँ तक कैसे आ गई। आप जानते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो दरमियान तल्लुकात हैं वो हमेशा नशेब व फराज का ही एक खेल रहे, कभी दोस्ती कभी दुश्मनी। इसमें पाकिस्तान ने जो हमेशा पार्ट प्ले किया है वो दोस्ती का किया है। पाकिस्तान ने हमेशा हर उस जगह अफ़गानिस्तान की मदद की, हर उस जगह अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को अपने साथ रखा। पूरी दुनिया इस चीज़ की गवाह है कि हमने कैसे अफ़गानी जो वहाँ से भागे सोवियत यूनियन के बाद, जिस तरीके से फिर अमेरिकन ने उनके ऊपर हमले किए और अफ़गानी आए और हमने उनको पनाहें दी, वो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अफ़गानिस्तान ने क्या किया कि अफ़गानिस्तान ने हमेशा, जो मैंने पहले बात की कि दोस्ती और दुश्मनी, उसमें दो दुश्मनी वाला पार्ट है वो हमेशा अफ़गानिस्तान ने ही प्ले किया। आज तक अफ़गानिस्तान ने डेवरेंट लाइन को तस्लीम नहीं किया। ये वही डेवरेंट लाइन है जो कि 1893 में अफ़गानिस्तान के जो अपने अमीर अब्दुर्रहमान ख़ान ने खुद बाकायदा खींची थी, नक्शे पे तरतीब दी थी। आज तक उन्होंने अपनी उस डेवरेंट लाइन को ही नहीं कबूल किया। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान और अफ़गानियों को कई दफ़ा सिर्फ बोलने में नहीं, ज़ुबानी कलामी नहीं, बाकायदा हथियार देकर सपोर्ट किया। सिर्फ हथियारों तक ही बात रहती तो शायद और बात थी। पाकिस्तान ने अपने एजेंट्स को भी हमेशा अफ़गानियों की मदद के लिए वहाँ पर तानियात किया और उनको हर वो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन दी जो उनको ज़रूरत पड़ती थी। पाकिस्तान ने इवन अपने कमांडोज को तालिबान और अफ़गानियों के रूप में वहाँ पर इनके ग्रुपों में भेजकर लड़ाइयाँ करवाईं, यानी कि अफ़गानियों की तरफ से वो लड़ते रहे। यहाँ तक ये सिचुएशन आई, पाकिस्तान ने यहाँ तक इनकी मदद की है। और तो और पाकिस्तान ने, ये जो तालिबान हुकूमत इस वक्त आज बैठी हुई है और सीना तान कर ये कहती है कि जी हम हुकूमत कायम करके बैठे हैं, पूरी दुनिया जानती है हुकूमत इनको कैसे मिली है। पाकिस्तान ने अंडर द टेबल जितनी भी सपोर्ट अफगान तालिबान को की, यही एक वजह है कि अब तक वो 2 बार इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर चुके हैं। लेकिन इन रिजल्ट पाकिस्तान को क्या मिला? सबसे जो मुश्किल और गंदा एक सेंटेंस जो पाकिस्तान को मिला, वो मुल्ला उमर जो अफगान तालिबान का हेड था, उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट एक 1 लाइन जुमला बोला, और वो ये जुमला था कि ना तो पाकिस्तानी फ़ौज और ना ही ये पाकिस्तान के अवाम मुसलमान हैं, लिहाजा इनके खिलाफ जिहाद जायज़ है। उसकी ये जो एक 1 लाइन थी, उसके बाद तमाम तालिबान, चाहे वो अफ़गानिस्तान के थे या दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठे हुए थे, उनका एक ही मकसद रह गया कि किसी तरीके से इन गैर मुस्लिमों को, चाहे वो उनका फ़ौजी है पाकिस्तान का या वो एक सिविलियन है, उसको ख़त्म कर दिया जाए। 2007 में जब अमरीकी ड्रोन्स और अमरीकी तैयारों ने हमलों की तादाद बहुत तेज़ कर दी और वो अफ़गानिस्तान से हमले चलाते चलाते पाकिस्तान के उस बॉर्डर बेल्ट पे आ गए जहां पर वो अफ़गानी तालिबान छुपते थे आकर, जो अमेरिका के ख़िलाफ़ एक्शंस करते थे, और उसके बाद फिर बॉर्डर क्रॉस करके
इन पट्टियों के ऊपर, ये जो बॉर्डर लाइंस थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में, इनमें आकर छुपते थे। जब उनकी बम्बार्डमेंट यहाँ पर आकर पहुंची, और डेफिनेटली पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया, क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि ये जो तालिबान हैं इनको वापस किसी तरीके से धकेला जाए, उस इलाके में ये पाकिस्तान में नहीं रहने चाहिए। वहाँ पर जाकर ये जो एक तंजीम थी इसने जन्म लिया। ये एक ऐसी तंजीम थी जो कि एक्चुअली उस पट्टी पर मौजूद जो लोग थे उनमें 13 दहशत गर्दों की जो एक तंजीमें थी, मुख्तलिफ ममालिक से ये लोग इकट्ठे हुए थे वहाँ पर, और ये अमेरिका और पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ पर लड़ाइयाँ करते थे। इन 13 दहशत गर्द ग्रुपों की जमातों को इकट्ठा करके एक ग्रुप और एक तंजीम बना दी गई, और उसका नाम रखा तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और इसका हेड उस वक़्त जो था वो बैतुल्ला महसूद था, और बैतुल्ला महसूद का एक ही मोटो था कि वो मुल्ला उमर की उस बात को पकड़ कर बैठा हुआ था कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के अवाम मुसलमान हैं ही नहीं, लिहाजा हम पर यह जहाद फ़र्ज़ है कि हम इनको हर हाल में तबाह बर्बाद कर दें। और उसके बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जो है अफगानिस्तान में रहकर भी पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल काम किया। अब एक अंदाजे के मुताबिक टीटीपी ने अब तक पाकिस्तान फौज और पाकिस्तान के जो सिविलियंस हैं उनके खिलाफ तकरीबन 65,000 से जायद हमले किए हैं, और इन 65,000 से जायद हमलों में तकरीबन 83,000 से जायद पाकिस्तान के फौजी और पाकिस्तान के सिविलियंस जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। तो जब अमेरिका का प्रेशर उस एरिया में ज़्यादा पड़ गया, पाकिस्तान की बेल्ट जो अफगानिस्तान को टच करती थी, जब वहाँ पर अमेरिका का प्रेशर बढ़ा तो डेफिनेटली पाकिस्तान के भी कान खड़े हुए, और पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर टीटीपी के खिलाफ एक्शन लिया, और टीटीपी वहाँ से वो जगह छोड़कर अफगानिस्तान भाग गई, और वहाँ पर जाके उन्होंने अफगान तालिबान के पास पनाह ली। मगर 2021 तक ये लोग बिल्कुल खामोश बैठे रहे। इनको समझ नहीं आ रही थी कि हम अपने आप को कैसे ऑपरेट करें, क्योंकि ये तितर बितर हो चुके थे, मुख्तलिफ ग्रुपों में ये तकसीम हो चुके थे। लेकिन यूं ही 2021 में तालिबान दोबारा सर उठाना शुरू किए, एक ताकत बनकर उभरे, तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने भी अपने आप को मुनज़्ज़म करना शुरू किया। और द मोमेंट वो मुनज़्ज़म हुए तो उसके बाद फिर वही उनका एक ही एम और एक ही मोटो था, और वो ये था कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ हमने जिहाद करना है, हमने जंग लड़नी है। और इसके पीछे सिर्फ वो खतीर रकम थी जो एक्चुअली उनको अफ़गानी तालिबान के ज़रिए मिला करती थी, और अफ़गानी तालिबान को ये पैसा भारत दिया करता था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के अपने लोग हैं, उन्हीं को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहिए, और उन्हीं को ये पे रोल पे रखो और उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ाते रहो। और ये वो लोग थे जो 5,000 और 10,000 रुपए की एक माइनर सी जो रकम है उसके पीछे भी एक तालिब अपने आप को सुइसाइडल के लिए तैयार कर लेता था। और यही फिर एक वजह थी कि जब अफगान तालिबान को भारत और रॉ की तरफ से जो पैसा मिल रहा था, तो फिर उन्होंने इनको प्रोटेक्शन देना शुरू कर दी, उनको शेल्टर देना शुरू कर दिया, महफूज उनको पनाहगाहें देना शुरू कर दी। और फिर जब पाकिस्तान आर्मी ने बारहा ये दरख्वास्त की कि ये जो लोग तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आपके पास मौजूद हैं ये पाकिस्तान के हवाले कर दिए जाएं, लेकिन हर बार उनको इनकार का सामना करना पड़ा। और तो और अफगान तालिबान हुकूमत ने क्या किया कि उन्होंने बॉर्डर पर पाकिस्तान की फौज के साथ झड़पें करना शुरू कर दी। इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान फौज के साथ झड़पें शुरू कर दी, इवन गोलाबारी तक बात आ चुकी थी। और अब ये लोग एक जंग की तरफ जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको प्रोटेक्शन देने के खाते में अफगानिस्तान दोबारा अपने सर एक बहुत बड़ी जंग लेने वाला है। अब बात तो बड़ी सिंपल और सादी सी है कि पाकिस्तान की तो सिर्फ एक ही डिमांड है कि जो हाई वैल्यू टारगेट्स की लिस्ट आपको दी गई है वो हर हाल में पाकिस्तान के हवाले कर दें। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान को इस वक्त तबाह बर्बाद करके बैठे हुए हैं। लेकिन अफगान तालिबान इस वक्त सिर्फ उस रकम के पीछे पागल हुए फिर रहे हैं जो उनको रॉ दे रही है, और वही रकम को वो आगे डिवाइड करके तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भी देते हैं। उस एक रकम की खातिर वो पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर इनकार कर रहे हैं कि इस तरह का कोई टारगेट हमारे पास नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर कोई इस तरह का बंदा, इस नाम का बंदा, इस हुलिये का बंदा छुपा हुआ ही नहीं है। और फिर यही वजह हुई कि फिर 9 अक्टूबर की कार्रवाई पाकिस्तान को करना पड़ी। और अब अफगानिस्तान के होश उड़े होंगे जब उसको पता लगा होगा कि अब पाकिस्तान की फजाइया को इवन ये तक मालूम है कि कौन से घर के कौन से कमरे में वो हाई वैल्यू टारगेट इस वक्त सो रहा था जब पाकिस्तान के तैयारों ने उन पर बमबारी की। लिहाजा मैं यहां पर बात करूंगा कि ISI ने इन तमाम हाई वैल्यू टारगेट्स की जो लोकेशंस थी
उनका ग्रिड रेफरेंस यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम 6 ग्रिड रेफरेंस 8 ग्रिड रेफरेंस तक का जो फिगर है वो तैयारों को पास किया हुआ था। ये एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन दे दी गई थी कि इस वक्त वो बंदा सो रहा है, जाग रहा है, गाड़ी में बैठा कहीं मूव कर रहा है। 100% इंफॉर्मेशन जो है इन फाइटर जेट्स को दी गई और ये जो कोऑर्डिनेशन थी उसके बाद जाके ये प्रिसीजन वाले अटैक्स किए गए। आईएसआई की ये जो टीमें जो इस तरह की इंफॉर्मेशन जहाज़ों को पास करती हैं, इन टीमों को ब्लैक किलिंग टीम्स कहा जाता है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये टीम्स बाकायदा वहाँ पर मौजूद थीं जिन्होंने ये तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे इन शाहीनों को दी और शाहीनों ने जाके इंतहाई एक्यूरेसी के साथ इन तमाम टारगेट्स को हिट किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 30 से ज़ायद हाई वैल्यू जो हमारे टारगेट से जो लिस्ट थी हमारे पास उसमें से 30 नाम कट चुके हैं और तकरीबन इतने ही मजीद हैं जो कि रुपोश हुए हैं, भागे हुए हैं और उनके पीछे भी हमारा ऑपरेशन जारी है और उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हम एक एक बंदे को खत्म नहीं कर देते। नूर वली महसूद कौन था और उसको मारना इतना जरूरी क्यों था? नाज़रीन, ये टीटीपी का चौथा अमीर था। इसका नाम तो नूर वली महसूद था लेकिन इसको पुकारा जाता था अबू मंसूर आलम के नाम से। अब ये आपको मालूम होना चाहिए कि हमेशा हाई वैल्यू टारगेट्स जो होते हैं उनको कोई और निकनेम दिया जाता है और उसी नाम से ही पुकारा जाता है ताकि किसी भी जगह पर अगर रिकॉर्डिंग हो रही हो या कोई छुप कर कोई इंफॉर्मेशन दे रहा हो तो वहां पर जब वो नाम लेगा अबू मंसूर आलम तो वो इंफॉर्मेशन कंफर्म नहीं होगी कि अबू मंसूर आलम कौन है। लेकिन अगर उसकी जगह एक बंदा कहेगा कि यहां पर नूर वली महसूद बैठा हुआ है और वो नूर वली महसूद का नाम ले लेता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि वो वहां पर मौजूद है। लिहाजा उसका जो निकनेम था वो अबू मंसूर आलम था। ये 1978 में पाकिस्तान में जनूबी वज़ीरिस्तान का एक इलाका मच्छी खैल, ये वहां पर पैदा हुआ था। ये इस कदर बेगैरत लोग हैं, यहीं पैदा होते हैं, यहीं पलते हैं, यहीं बड़े होते हैं, यहीं पर अपनी माओं की कोखों से जन्म लेते हैं। इनके बाप यहीं पर मेहनत मुशक्कत करके इनको पाल पोस कर बड़ा करते हैं और फिर जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये बेगैरती का वो रूप धारते हैं कि फिर ये पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की हरकतें करते हैं। पाकिस्तान की वो फौज जो उनको तहफ़्फ़ुज़ देती है ये उसके खिलाफ इस किस्म के एक्शंस करते हैं। 1996 में ये मज़ार शरीफ की जो लड़ाई है उसमें इसने बाकायदा पार्टिसिपेट किया। वहां से इसका शौक बना और ये अस्करियत जो पसंद थे उनके धड़ों में शामिल हो गया। इस जंग में चूंकि इसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था तो अल्टीमेटली फिर ये वहां से तालिबान के ग्रुप में शामिल हुआ। तालिबान ने इसको बाकायदा पिक किया और तालिबान ने इसको शुमाली इत्तेहाद के खिलाफ जंग लड़ाया और इसने जंग में बहुत अहम जो है रोल प्ले किए। यही वजह है कि 2003 में जो तालिबान के बीच में जो महसूद धड़ा था जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट वैल्यूड किस्म के एक ग्रुप है, महसूद का जो धड़ा है, उन्होंने इसको हैंड पिक किया और अपने ग्रुप में और अपने धड़े में इसको शामिल कर लिया। इसको बहुत इंपॉर्टेंट एक टास्किंग मिल गई 2013 में और वो टास्किंग थी कि कराची के अंदर जितनी दहशतगर्दी कर सकते हो वो करो। तो 2013 से लेकर 2015 तक इस बंदे ने कराची के अंदर बे इंतहा दहशतगर्दी की, चाहे वो सुसाइडल अटैक्स थे, चाहे वो किडनैपिंग थी, चाहे वो डकैतियां थी, चाहे वो किलिंग्स थी। ये बंदा 2013 से 15 तक इसने कराची के अंदर तबाही और बर्बादी मचा दी। अब चूंकि इसने बहुत अच्छा वहां पर काम किया था जो इसको टास्किंग दे दी गई थी, तो 2018 में जो मौलाना फजलुल्लाह जो कि इनका हेड था टीटीपी का, जब वो मारा गया तो उसके बाद सब ने मिलकर इसी का नाम लिया और फाइनली नूर वली महसूद जो है उसके बाद टीटीपी का सरगना बन गया। अब 2018 के बाद से ये एक मुकम्मल एक डिटेल्ड प्लानिंग में लगा हुआ था और चाहता था कि पाकिस्तान की जो फौज है उसके खिलाफ कोई इस किस्म का एक ऑपरेशन करे कि इस फौज का जो है सत्यानाश हो जाए। लिहाजा वो 2019 से लेके 2022-23 तक मुख्तलिफ किस्म की प्लानिंग्स में लगा रहा। इस दौरान वो छोटी छोटी हरकतें पाकिस्तान के अंदर करता रहा। बीएलए वालों के साथ भी उसने काफ़ी अपने टर्म्स एंड रिलेशंस इस्टेब्लिश किए, रॉ के साथ बड़ी कनेक्टिविटी में रहा और फाइनली 2024 के एंड पर ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक स्कीम लेकर आया, एक प्लानिंग लेकर आया जिसका नाम उसने एक्सरसाइज अल खंदक रखा। और उस अल खंदक ऑपरेशन के जरिए उसकी जो प्लानिंग थी वो यही थी कि विद इन 1 ईयर यानी कि 2025 के अंदर अंदर पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके मैक्सिमम ऑफिसर्स और जवानों को शहीद करना है। और ये टास्किंग उसको प्रॉपरली रॉ की तरफ से दी गई विद एक्स्ट्रा बेनिफिट एंड एक्स्ट्रा पेमेंट्स के अगर आप ये एक्सरसाइज में कामयाब हो जाते हैं तो ये आपके तमाम वो अमाउंट रहे जो हमने आपके साथ आज प्रॉमिस किए हैं। और अल्टीमेटली 2025 से ये बंदा पाकिस्तान की जो फौज है उसके खिलाफ मुकम्मल तौर पर खड़ा हो गया और इसने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान फौज के खिलाफ जितने भी आपको 2025 बड़ा हॉट रहा है पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट,
یہ جتنے بھی ایونٹس رہے ہیں ان میں تقریباً 85% جو ایسے انسیڈنٹس جس میں پاکستان کی جو فوج ہے وہ انہوں نے شہادتوں کے رتبے پائے ہیں، اس میں اسی بندے کا ہاتھ ہمیشہ نظر آیا ہے۔ اور تو اور یہ جو 7 اکتوبر کو واقعہ ہوا ہے، اس میں بھی بڑا کلیئر پتہ لگ گیا تھا کہ جس میں یہ 11 جوان شہید ہوئے، جس میں ایک کرنل صاحب اور ایک میجر صاحب بھی شہید ہوئے تھے۔ اس آپریشن کی بھی پوری جو پلاننگ تھی وہ اسی نور ولی محسود کے ہاتھوں سے کی گئی تھی، اور اس نے ہی ایگزیکٹو آرڈرز دیے تھے کہ یہ پلان کس طرح کیا جائے گا۔ لہٰذا 8 اکتوبر کو یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ نور ولی محسود کو ہر حال میں پاکستان کے حوالے کیا جائے، ورنہ افغان طالبان پھر تیار رہیں۔ لیکن افغان طالبان کے پاس ایک ہی جواب تھا کہ نور ولی محسود ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اور یہی وجہ ہوئی کہ 9 اکتوبر کو پاکستان کے شاہینوں نے جا کر ان جگہوں کو ایکوریٹلی ہٹ کیا اور نور ولی محسود کو جو ہے وہ بالکل جہنم واصل کر دیا، اور افغانستان کو بھی بتا دیا کہ اگر آپ نہیں بتا سکتے تو ہمیں 100% پتہ ہے کہ وہ بندے آپ نے کہاں کہاں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ 9 اکتوبر کیوں اتنا امپورٹنٹ تھا۔ ایک تو میں نے آپ کو ریزن دے دیا کہ 7 اکتوبر کو جو انسیڈنٹ ہوا تھا، یہ جو پورا آپ دیکھیں سپٹمبر اور اکتوبر پاکستان آرمی کے اوپر بڑا ہیوی گزرا ہے، اور یہ جو 7 اکتوبر کا واقعہ تھا اس نے پاکستان آرمی کے دل پر ہاتھ ڈالا تھا۔ لہٰذا 8 اکتوبر کو ڈیمانڈ کی گئی، ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئی، تو ایک تو ریزن یہ ہے کہ 9 اکتوبر کو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو پریسیجنس کے ساتھ جو ہے نا پریسائز اٹیکس کیے جائیں اور ایکوریٹلی جا کے ہٹ کیا جائے۔ سیکنڈ تھنگ کہ جو افغانستان کا جو وزیر خارجہ ہے امیر خان متقی، یہ پہلی بار جو ہے وہ بھارت میں 6 روزہ دوروں پر پہنچا تھا، اور جو 9 اکتوبر تھی یہ وہ دن تھا جس دن اس کی ملاقات وہاں کے وزیر خارجہ سے ہوئی، اور پیار محبت کی پینگیں بڑھ رہی تھیں جب رات کو اس پہر میں اس کو انفارمیشن دی گئی کہ پاکستان کے شاہین افغانستان میں گھس چکے ہیں، اور افغانستان کے 4 بڑے شہروں کو انہوں نے اکٹھے ہٹ کیا ہے، اور جس میں نور ولی محسود جو تم لوگوں نے اپنا بغل بچہ بنا کے رکھا ہوا تھا اس کو انہوں نے مار دیا ہے۔ یہ انفارمیشن ساری کی ساری جو ہے یہ اس کو وہاں پر پہنچی ہے۔ اب یہ ایک پیغام تھا پاکستان فوج کی طرف سے، صرف افغانستان کے لیے پیغام نہیں تھا، یہ بھارت کے لیے بھی پیغام تھا، اور پاکستان نے جان بوجھ کر یہ کام اس وقت کیا کہ بہتر ہے کہ اس کو یہ خبر تب ملے جب یہ وہاں پر ان کے پاس موجود ہے، تاکہ دونوں سر جوڑ کر بیٹھ کے یہ سوچیں کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ افغانستان کو یہ پیغام تھا کہ اگر تم بھارت کے ساتھ اس طرح کی قربتیں اور محبتیں بڑھاؤ گے تو پھر ہم افغانستان کے ساتھ ہمیشہ یہی کرتے رہیں گے جو ہم نے کیا ہے۔ بات یہ ناظرین کہ اگر تو افغان طالبان نے ان آپریشنز کے پریشر کو سسٹین کر لیا یا سمجھ گئے تو پھر تو وہ ان لوگوں کو نکیل ڈالیں گے کہ تم لوگ آرام سے بیٹھو اور کوئی اس قسم کی حرکت میں نہ آؤ۔ لیکن اگر انہوں نے یہ پریشر سسٹین نہ کیا تو پھر یقین جانیے کہ ایک بہت بڑی جو جنگ ہے وہ افغانستان دیکھنے والا ہے۔ پہلے ایک دور تھا جب یہ پاکستان افغانستان کو مختلف جنگوں سے بچاتا رہا ہے، اب پاکستان افغانستان کو بتائے گا کہ جب ہم کسی کے اگینسٹ جنگ لڑتے ہیں تو کیسے لڑتے ہیں۔ مگر یہاں پر میرا ایک سوال بھی ضرور بنتا ہے کہ ناظرین پاکستان یہ جو اس قسم کے آپریشنز کر رہا ہے اس میں کس حد تک اس چیز کی گارنٹی ہے کہ پاکستان میں امن ہو جائے گا؟ کیا طالبان خاموش بیٹھیں گے؟ وہ کسی قسم کی کوئی ریٹیلیشن نہیں دیں گے؟ اور اگر وہ ریٹیلیشن دیتے ہیں تو بات کہاں تک چلی جائے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، مگر میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ آپ کسی اور ویڈیو پہ جائیں میرے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، میرے چینل کو کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ کل حاضر ہو جاؤں گا ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔